गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम अंकुर भारद्वाज है और मैं MMIT अमरोहा में व्याख्याता कंप्यूटर साइंस के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रोग्रामिंग इन सी। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट था पहले बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो पॉलिटेक्निक हमारा कोर्स होता है उसमें सेकेंड सेमेस्टर में होता था ये सब्जेक्ट। लेकिन पिछले साल जो है सिलेबस हमारा चेंज हो चुका है फर्स्ट ईयर का, और अब जब फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर में आए हैं तो फिर से सिलेबस चेंज हुआ है। तो अब ये सब्जेक्ट जो है हमारा थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुका है। तो थर्ड सेमेस्टर में अब हमें सी प्रोग्रामिंग पढ़नी है। बेसिकली टोटल 5 यूनिट है हमारी इस सी प्रोग्रामिंग में। और सबसे पहले हम जानेंगे इस सब्जेक्ट की नीड क्या है। हमें बेसिक सी क्या है, बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग है। सी को क्या कहा जाता है, मदर लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग। जैसे हम कहते हैं जितनी भी हमारी वर्ल्ड की लैंग्वेज हैं उनकी सबकी मदर लैंग्वेज क्या है हमारी, संस्कृत। मीन्स जो भी लैंग्वेज बनी है वर्ल्ड में उनकी ग्रामर कहाँ से निकली है, सबकी संस्कृत से। तो ऐसे ही जब हम कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर जितनी भी लैंग्वेज बनी है जो डेवलप हुई हैं धीरे धीरे, आज जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज हमारी बनी हुई है, पाइथन चल रही है, PHP चल रही है, .NET चल रही है, जावा है, C# है, ये सब कहाँ से आई हैं, इनका जो बेस लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो सी को कहा जाता है मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो यूनिट 1 जो है हमारी इसमें वो है एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कैसे कैसे सी जो है डेवलप हुई। पहले हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे हम इसकी। सो हिस्ट्री ऑफ सी इज़ जनरल पर्पस प्रोसीजरल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस, सिस्टम प्रोग्रामिंग, गेम्स एंड मोर। तो सी क्या है, एक जनरल पर्पस मीन्स जो रोज़मर्रा की लाइफ में हमारी यूज़ होती है उस पर्पस के लिए। रोज़मर्रा की लाइफ में जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम ATM से पैसे विड्रॉ करते हैं डेली लगभग। तो ATM जो मशीन लगी हुई है तो उसमें जो प्रोग्रामिंग की हुई है वो सी लैंग्वेज में हुई है हमारी। डेली हम कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, जैसे विंडो कहते हैं हम, विंडोज़ है या यूनिक्स है या लिनक्स है या iOS है, कोई भी पड़ा हुआ है, उनकी जो प्रोग्रामिंग की गई है वो किस में की गई है, हमारी सी लैंग्वेज में। तो ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे कियोस्क लगे होते हैं, डिजिटल कियोस्क वगैरह होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारी, तो वो भी क्या है, हमारे सी लैंग्वेज में बने हुए हैं। तो जनरल पर्पस लैंग्वेज है। प्रोसीजरल, अब प्रोसीजरल क्या होता है, मीन्स जो सी लैंग्वेज है वो एक प्रोसीजर फॉलो करती है। कुछ भी चीज़ें हमें इसमें डेवलप करनी है तो एक प्रोसीजर के तहत करनी होती है। प्रोसीजर का मतलब हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच यूज़ करेंगे, सीक्वेंशियल अप्रोच यूज़ करेंगे। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है वो, उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते सी में। मान लीजिए हमें कोई वेरिएबल यूज़ करना है कहीं पर, उसे प्रिंट कराना है, तो पहले हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। ठीक है। तो ये सी का प्रोसीजर है कि पहले आप उसे डिक्लेयर करेंगे तभी आप उसे यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। फंक्शंस यूज़ करने, मान लीजिए हमें लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ करने हैं, प्रिंट कराना है तो प्रिंट एफ, कुछ यूज़र से इनपुट लेना है तो स्कैन एफ। तो ये जो हमारे फंक्शंस हैं, ये लाइब्रेरी फंक्शन है। तो इन्हें यूज़ करने के लिए हमें पहले लाइब्रेरी को ऐड करना होगा, पहले ही हमारे प्रोग्राम शुरू करने से पहले। तो ये एक प्रोसीजर है, तो इस प्रोसीजर को हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो सी जो है एक प्रोसीजर लैंग्वेज है, जो इसमें प्रोसीजर मतलब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है वो हमें फॉलो करनी होती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है 2-3 तरीके की होती है बेसिकली, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज वो है जो केवल कंप्यूटर समझ सकता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में जो होती है, उसे जो है ह्यूमन बीइंग नहीं समझ सकते। तो ये है लो लेवल लैंग्वेज। दूसरा मिडिल लेवल लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज होती है एक हमारी, वो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। उसमें क्या है, हम न्यूमोनिक्स यूज़ करते हैं छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए एक न्यूमोनिक होगा MUL मल। एडिशन करना हमें ADD ऐड करके छोटे छोटे न्यूमोनिक्स यूज़ किए जाते हैं। तो इसी तरह ये होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज वो है जो ह्यूमन बीइंग्स समझ सकते हैं। जैसे हमारी इंग्लिश है तो वो ह्यूमन बीइंग समझ सकते हैं आसानी से, तो इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हिंदी है, ह्यूमन बीइंग समझ सकते हैं, तो ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है जो ह्यूमन बीइंग समझते हैं। तो सी क्या है, सी के जो फंक्शंस हैं, सी के जो सिंटैक्स हैं वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं। भाई जैसे हमें मान लीजिए प्रिंट कराना है कोई चीज़ हमें स्क्रीन पे, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन। तो प्रिंट हमें पता, कौन समझ सकता है प्रिंट, ये प्रिंट का मतलब क्या होता है, आपकी प्रिंट कराना है हमें, स्कैन है,
तो मतलब यूज़र से हमें इनपुट लेना, तो ये ह्यूमन जो है आसानी से समझ सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो ह्यूमन समझते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो सी क्या है, हमारी जनरल पर्पस है, प्रोसीजरल है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मींस एप्लीकेशन बनाने में, सिस्टम प्रोग्रामिंग जैसे मैंने बताया, एप्लीकेशन का जैसे मैंने बताया कि हम एटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, कियोस्क यूज़ करते हैं, वो सब क्या है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें गेमिंग में यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। ओके, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस एम रिची एट द बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज इन 1972। सी जो है 1972 में यूज़ की गई थी, डेवलप की गई थी किसके द्वारा, डेनिस रिची के द्वारा। कहाँ पर, AT&T बेल लेबोरेटरी, ये अमेरिका में है, US बेस्ड एक लेबोरेटरी है, वहाँ पर उन्होंने डेवलप की थी। तो ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी किसने और कब डेवलप की थी। 1972 में सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी और डेनिस रिची जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डेवलप की थी। It is a powerful and flexible language which was first developed for the programming of the Unix operating system. सबसे पहले इसे किस पर्पस के लिए डेवलप किया गया था, तो हमारा एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसे डेवलप करने के लिए हमने सी लैंग्वेज जो है यह बनाई थी। सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया मदर लैंग्वेज है। एक बार अगर आप सी सीख लेते हैं, सी के प्रोसीजर सीख लेते हैं, सी का सिंटैक्स सीख लेते हैं, तो बाकी लैंग्वेज सीखना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि सिंटैक्स लगभग सारे सेम ही रहते हैं। तो आपने सी सीख ली तो बाकी लैंग्वेज सीखने आसान हो जाती है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड इफ़िशियंसी। इट इज़ द बेस्ट चॉइस टू स्टार्ट विद, जैसे मैंने बताया, स्टार्ट विद प्रोग्रामिंग एज इट गिव्स यू ए फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग। तो ये एक तरीके का फाउंडेशन कोर्स है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि मदर लैंग्वेज है, अगर सी आपने सीख ली तो आपको कैसे लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स लिखे जाते हैं, कैसे फंक्शन लिखने, किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करनी, ये सारी चीज़ें का आइडिया हो जाता है। आगे जब आप लैंग्वेज सीखते हैं, मान लीजिए जावा सीखनी है, पाइथन सीखनी है, सी शार्प, PHP कुछ भी सीखना है, तो आप पाते हैं कि जो हमने सी में, जिस तरीके से सी में हमने फंक्शन बनाए, हमने वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं या और भी चीज़ें जो करी हैं, वो लगभग सेम ही है। Initially, C language was developed to be used in Unix operating system. It inherits many features of previous languages such as B and BCPL. तो इससे पहले जो प्रोग्रामिंग, मतलब सी से पहले एक हमारी लैंग्वेज थी B और उससे पहले थी BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इन दोनों के फीचर्स लिए गए थे सी में। लेट्स सी द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वर डेवलप्ड बिफोर सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज से सी लैंग्वेज से पहले किस तरीके से लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ वो देख लेते हैं एक बार हम। तो सबसे पहले 1960 में एक लैंग्वेज आई एल्गोल। एल्गोल का मतलब है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। तो इसे किसने डेवलप किया था, इंटरनेशनल ग्रुप एक कम्युनिटी थी, उन्होंने डेवलप किया। उसके बाद 1967 में आई BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे शॉर्ट में बेसिक बोल देते थे। तो इसमें क्या होता था, स्टेप बाय स्टेप लाइन चलती थी, 1 2 3, इस तरीके से हम उनमें प्रोग्रामिंग करते थे। ये मार्टिन रिचर्ड ने जो है डेवलप की थी 1967। फिर 1970 में एक इसका अदर वर्जन आया, मतलब डेवलप्ड वर्जन आया, जिसे बी लैंग्वेज कहा गया। वो किसने डेवलप किया था, केन थॉमसन। फिर अब आते हैं हमारी सी लैंग्वेज पे। तो 1972 में बी का एक्सटेंडेड वर्जन आया, जिसे कहा गया ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज। तो ये 1972 में हमारी डेनिस रिची जी ने डेवलप की थी। इसके बाद 1978 में K&RC आया। के का मतलब है कर्निंगन एंड आर का मतलब रिची। तो अब दो साइंटिस्ट पहले, मतलब उन्होंने डेवलप की सी, फिर कुछ चेंजेस किए गए उसमें धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बनता है, आपने देखो जैसे आपके फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो आपने देखा होगा उसके अपडेट्स आते रहते हैं। तो ऐसे ही हर जो भी सॉफ्टवेयर बनता है, जो भी लैंग्वेज बनती है, उसमें धीरे धीरे अपडेशन किए जाते हैं जैसे जैसे ज़रूरत दिखाई पड़ती है। तो ऐसी सी में ज़रूरत पड़ी कि हाँ भाई कुछ और फीचर ऐड किए जाएँ, तो इन दो साइंटिस्ट ने, कर्निंगन और रिची पहले से ही थे, डेनिस रिची, इन्होंने फिर से 1978 में एक एक्सटेंडेड वर्जन लाया गया, इसी जिसे बोला गया K&RC, मतलब कर्निंगन एंड रिची सी लैंग्वेज। उसके बाद 1989 में ANSI कमेटी ने फिर से सी डेवलप की, कुछ और चेंजेस किए, ठीक है। ANSI का मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इन्होंने फिर से कुछ चेंजेस सजेस्ट किए सी लैंग्वेज में। फिर 1990 में 1990 में यानी ANSI और ISO दोनों ने कुछ चेंजेस किया, ISO कमेटी ने मिलकर। ISO का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और फिर
जो लेटेस्ट वर्जन आया वो 1999 में आया, जिसे C99 कहा गया, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी। तो इस तरीके से जो है सी का डेवलपमेंट हुआ है धीरे धीरे। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट इन सी डेवलपमेंट साइकिल इन सी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज है उसमें एक डेवलपमेंट साइकिल चलती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलता है। लैंग्वेज है या हमारा सॉफ्टवेयर है, वहाँ भी क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप लाइफ साइकिल चलती है। तो सी लैंग्वेज में डेवलपमेंट साइकिल किस तरीके से चलती है वो हम देखते हैं एक बार। When we want to develop a program by using any programming language, we have to follow a sequence of steps. These steps are called phases in programming development. तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, phases बोलते हैं प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट में। The programming development life cycle is a set of steps or phases, ठीक है, which are used to develop a program in any programming language. फेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंटेन 6 फेजेस। तो किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए किसी भी लैंग्वेज में बेसिकली 6 फेज़ होते हैं। सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन, फिर प्रॉब्लम एनालिसिस, एल्गोरिथम डेवलपमेंट, कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग एंड डीबगिंग, एंड लास्ट वन इज़ मेंटेनेंस। तो कोई भी प्रोग्राम हम किसी भी लैंग्वेज में जब डेवलप करते हैं तो इस तरीके से 6 फेजेस में 6 स्टेप्स में वो प्रोग्राम डेवलप किया जाता है या वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन। मीन्स जो भी हमारी प्रॉब्लम है सबसे पहले हम उसे डिफ़ाइन करेंगे। तो मान लीजिए कोई हमारी छोटी सी एक प्रॉब्लम है, जैसे हमें एटीएम डिज़ाइन करना है, जैसे एटीएम का मैंने एग्जांपल दिया। तो हम बताएंगे कि एटीएम काम क्या करेगा, कैसे काम, मतलब किस किस तरीके से उसकी प्रोसीजर होगा, क्या आउटपुट चाहिए हमें। तो ये चीज़ें पहले डिफ़ाइन की जाएंगी कि पहले जो है हम एटीएम कार्ड इंसर्ट करेंगे, उसके बाद यूज़र से इनपुट लेंगे कि वो क्या चाहता है, बैंकिंग करना चाहता है, अपना बैलेंस चेक करना चाहता है, कैश विड्रॉल करना चाहता है, क्या है, पिन चेंज करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें पहले ही बनाई जाएंगी कि किस किस तरीके से क्या क्या ऑप्शंस हमें चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम एनालिसिस में क्या होगा, हम ये देखेंगे कि जो हम प्रॉब्लम डेवलप करने जा रहे हैं या प्रोग्राम जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, हम जो प्रोग्राम डेवलप करने जा रहे हैं क्या वो रियल वर्ल्ड में बनाना पॉसिबल है भी या नहीं। जैसे मान लीजिए एक प्रोग्राम डेवलप करना है कि हमें रॉकेट, जो भी हमारा ये रॉकेट है वो हमें सूरज पर पहुंचाना, तो क्या पॉसिबल है? नहीं, मैं रॉकेट कभी सूरज पर पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा है। तो फिजिबल नहीं है उस तरीके का प्रोग्राम बनाना हमारे लिए, अभी तक तो नहीं है फ़िलहाल। नेक्स्ट एल्गोरिथम डेवलपमेंट। फिर उसके बाद हम एल्गोरिथम डेवलप करते हैं। उसके लिए एल्गोरिथम का मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, वही कि किस किस तरीके से हम क्या क्या स्टेप्स होंगे। जैसे अभी इसमें जो हमारा एटीएम मशीन है उसमें क्या स्टेप है, पहले जो है हम एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं, उसके बाद ऑप्शंस लिए जाते हैं यूज़र से। तो इस तरीके से क्या क्या स्टेप्स होंगे। कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद कोडिंग की जाएगी और डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। मीन्स उनका जो है जैसे प्रिंट फॉर्म में या डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह बनाई जाएगी उनकी। टेस्टिंग एंड डीबगिंग, एंड लास्ट में उसे टेस्ट किया जाएगा। भाई पब्लिक डोमेन में लाने से पहले कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसे पहले टेस्ट किया जाता है, बीटा टेस्टिंग, अल्फ़ा टेस्टिंग, इस तरीके से टेस्टिंग चलती है कि वो जो हमारा जो भी हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है या जो भी हमने प्रोग्राम डेवलप किया है क्या वो पब्लिक डोमेन में जाने लायक है या नहीं। तो टेस्ट किया जाएगा उसे कई फेजेज़ में। और डीबगिंग का मतलब होता है बेसिकली उसमें कोई एरर तो नहीं है, एरर हो तो उसे आटर रिमूव किया जाएगा। तो इस प्रोसीजर को हम डीबगिंग बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज़ मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस थ्रू आउट सॉफ्टवेयर जब तक ऑब्सोलीट नहीं हो जाता, थ्रू आउट सॉफ्टवेयर लाइफ चलता ही रहता, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं धीरे धीरे। भाई अभी हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, प्रोग्राम डेवलप किया, उस टाइम पर सारी चीज़ें नहीं पता चलती। जैसे जैसे यूज़र उसे यूज़ करते हैं वो अपने इनपुट्स देते हैं कि इसमें ये भी होना चाहिए, ये ऑप्शन भी होना चाहिए। तो धीरे धीरे तो इसी तरीके से फिर मेंटेनेंस जो साइकिल है वो चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल काम करती है। अब वही इन्हें एक 1 बाय 1 डिफ़ाइन किया गया, वैसे मैं बता चुका हूँ आपको। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन है, हियर वी डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डिसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम बताएंगे और उस प्रॉब्लम की बाउंड्रीज क्या हैं, कहाँ तक वो जा सकती है, क्या डोमेन है उस प्रॉब्लम का, वो सब डिसाइड किया जाएगा। इन दिस फेज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट इज़ आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन। और जब वो पूरा प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा, जो भी उसमें प्रोसीजर हमने लगाया, उसके बाद उसका आउटपुट क्या आएगा। ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फेज़ ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये पहला फेज़ है।
प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। लास्ट सेकेंड वन इज़ प्रॉब्लम एनालिसिस। हियर वी डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस एट्सेट्रा टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सेकेंड फेज में हम तो क्या क्या हमें वेरिएबल यूज़ करने हैं, क्या फंक्शन यूज़ करने हैं, ठीक है, ये सब हम डिफ़ाइन करेंगे। इट मीन्स दैट वी गैदर द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए वो सब हम इकट्ठे करेंगे। विच आर डिफाइंड इन द प्रॉब्लम डेफिनेशन फेज। तो ये सब प्रॉब्लम डेफिनेशन फेज में बताए जाएंगे। हियर वी ऑल्सो डिटरमाइन द बाउंड्स ऑफ द सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन की बाउंड्री कितनी होगी ये सब भी हम प्रॉब्लम एनालिसिस में डिफाइन करेंगे। थर्ड फेज इज एल्गोरिथम डेवलपमेंट। हियर वी डेवलप ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट इज़ यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग द स्पेसिफिकेशन गिवन इन द प्रीवियस फेज। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। तो जो हमने अभी सेकंड फेज में प्रॉब्लम एनालिसिस किया है उसके लिए हम एक प्रोसीजर बनाएंगे, किस तरीके से हम जो है अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या सॉल्यूशन होगा हमारा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट। वी राइट द सॉल्यूशन इन स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स। कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। हियर वी यूज़ a programming language to write or implement the actual programming instructions for the steps defined in the previous way। अब यहाँ पर बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम आता है, क्योंकि कोडिंग करनी है तो यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। ठीक है, वी कंस्ट्रक्ट द एक्चुअल प्रोग्राम इन दिस फेज। तो एक्चुअल प्रोग्राम जो है वो इस फेज़ में बनाया जाता है। अभी तक तो हमने क्या किया था कि डिफ़ाइन किया, प्रॉब्लम को एनालाइज किया, उसके लिए एल्गोरिथम बनाई। अभी तक जो है हमने प्रोग्रामिंग नहीं की थी, यहाँ पर एक्चुअल प्रोग्रामिंग होगी जी। We write the program to solve the given problem by using the programming languages like, तो कोई सी भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हालांकि हम सी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सी, सी प्लस प्लस, जावा एट्सेट्रा जो भी है, क्योंकि प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तो सभी लैंग्वेजेस के लिए फॉलो होगी। टेस्टिंग एंड डीबगिंग। इन दिस फेज वी चेक वेदर द रिटन कोड इन द प्रीवियस स्टेप इज सॉल्विंग द स्पेसिफाइड प्रॉब्लम और नॉट। अब यहाँ पर चेक किया जाएगा कि जो हमने कोड लिखा है वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहा है या नहीं। This means we try to test the program whether it is solving the problem for various input data values। अलग अलग वैल्यूज़ पर जो है टेस्ट किया जाएगा। We also test if it is providing the desired output or not। और ये भी देखा जाएगा जो आउटपुट हमें चाहिए था ये वही दे रहा है या कुछ और। And last one is maintenance। In this phase we make the enhancements। इस enhancements का मतलब जैसे मैंने बताया कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो उसमें मेंटेनेंस जो है थ्रू आउट लाइफ साइकिल चलता ही रहता है, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द सॉफ्टवेयर चलता ही रहता है। तो एनहांसमेंट अलग अलग तरीके से चेंजेस होंगे। जैसे हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे फ़ोन में, तो उसमें भी अपडेट्स आते रहते हैं। हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है, कोई विंडोज़ रहता है, उसमें भी नए नए अपडेट्स आते रहते हैं जैसे जैसे चेंजेस होते हैं। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज़ यूज्ड बाय द एंड यूज़र। एंड यूज़र को वो सॉल्यूशन यूज़ करना है हमारा। इफ़ द यूज़र गेट्स एनी प्रॉब्लम और वांट्स एनी एनहांसमेंट। अब यूज़र एंड पर, क्योंकि बाद में कोई भी प्रोग्राम डेवलप करके या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करके हम यूज़र को ही देते हैं। तो यूज़र को अगर उसमें बाद में कोई प्रॉब्लम आ रही है या यूज़र चाहता है कि इसमें एक स्टेप और ऐड कर दीजिए या कुछ एडिशन चाहिए हो, देन वी नीड टू रिपीट ऑल दीज फेजेस फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो शुरू से जो है फिर से हमें सारे स्टेप रिपीट करने होंगे, सो दैट द एनकाउंटर्ड प्रॉब्लम इज सॉल्व और एनहांसमेंट इज एडेड। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है यूज़र को उसे सॉल्व किया जा सके, और अगर कोई एनहांसमेंट या कोई एडिशन करना है तो उसे ऐड किया जा सके। तो ये हमारी पूरी जो है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल थी। तो इस वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, एक तो सी की हिस्ट्री क्या है, किस किस तरीके से सी का डेवलपमेंट हुआ, और प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है हमारी। तो अगले वीडियो में फिर हम एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।